हेलो दोस्तों, स्वागत है रॉय क्लासेज के ऑनलाइन चैनल पर। जैसा कि आप सभी लोग जानते हैं कि हम लोग यूपी टेट के मैथ सब्जेक्ट के बारे में अध्ययन कर रहे थे और उसमें हम आपको चैप्टर नंबर 1 जो आपका सिलेबस दिया है उसमें था संख्या की समझ। और संख्या की समझ में हम लोग पार्ट 1 और पार्ट 2 ऑलरेडी पढ़ चुके हैं। यदि पार्ट 1 में बात करें तो हम लोग देखे थे पार्ट 1 में संख्या होती क्या है। पार्ट 2 में देखे थे संख्या के बारे में कुछ बेसिक अध्ययन, और उसी में देखे थे हम लोग विभाज्यता का नियम। अगर बात करें विभाज्यता का नियम में तो हम लोग विभाज्यता के नियम 2 से, 3 से, 4 से, 5 से, 6 से और 7 से तक देख चुके थे। आगे हम वही क्लास कंटिन्यू करते हुए आज देखेंगे विभाज्यता के नियम में ही 8 से विभाज्यता का नियम। हम लोग कंटिन्यू क्लास करेंगे कहाँ से? विभाज्यता का नियम। विभाज्यता का नियम। और इस विभाज्यता का नियम में आज हम लोग बात करेंगे 8 से विभाज्यता का नियम। किससे विभाज्यता का नियम? 8 से विभाज्यता का नियम। यदि बात करें 8 से विभाज्यता का नियम तो ध्यान रखिएगा, यदि कोई भी संख्या कोई भी संख्या ऐसी हो जिसके इकाई, दहाई और सैकड़ा के इकाई, दहाई और सैकड़ा के स्थान पर शून्य हो तो वह संख्या 8 से पूर्णतः विभाज्य होगी। इसमें क्या बोला है आपसे कि यदि कोई भी ऐसी संख्या हो जिसके इकाई, दहाई और सैकड़ा के स्थान पर शून्य हो तो वह संख्या किससे विभाजित होगी? 8 से पूर्णतः विभाजित होगी। यानी आपको बस 3 ही लास्ट के अंक देखने हैं, इकाई, दहाई और सैकड़ा के स्थान वाले अंक, और वो अंक होने चाहिए क्या? शून्य होने चाहिए। यदि एग्जाम्पल की बात करें तो आप एग्जाम्पल ले सकते हैं। इसमें एग्जाम्पल में आप लिख सकते हैं 9, 8, 5। लगे चाहिए क्या? इसमें लास्ट के 3 अंक शून्य होने चाहिए, कोई भी आप ले सकते हैं। फिर आप लिख सकते हैं 5, 6, 1, 9। बस आपको ये ध्यान रखना है कि लास्ट के अंतिम 3 अंक क्या होने चाहिए? शून्य होने चाहिए। इसी प्रकार से कोई भी संख्या हो सकती है जिसके अंतिम अंक क्या हो? शून्य हो, 3 अंक। अगर इसके दूसरे डेफिनेशन की बात करें तो आप ये भी बोल सकते हैं, यदि किसी संख्या के अंतिम 3 अंक अंतिम 3 अंक 3 अंक अंतिम 3 अंक 8 से विभाज्य हो 8 से विभाज्य हो तो वह संख्या वह संख्या वह संख्या 8 से पूर्णतः विभक्त होगी। वह संख्या 8 से पूर्णतः विभक्त यानी विभाज्य होगी।
पहले हम लोग इसका डेफिनेशन क्या देखे थे कि यदि किसी भी संख्या के अंतिम 3 अंक शून्य हो, और इसमें क्या देखे हैं कि यदि किसी संख्या के अंतिम 3 अंक किससे विभाजित हो, 8 से विभाजित हो, तो वो सारी संख्या किससे विभाजित हो जाएगी, 8 से विभाजित हो जाएगी। एग्जाम्पल की बात करें तो हम लोग जानते हैं 512 किससे विभाजित होते हैं, 8 से। अब इस प्रकार के और एग्जाम्पल दे सकते हैं 9, 5, 6 और 512, 9, 5, 6, 1 और 512। अब आपको लास्ट के 3 अंक देखने हैं, बस लास्ट के कितने अंक देखने हैं आपको, 3 अंक। लास्ट के 3 अंक यदि ये 8 से विभाजित हो तो ये जो संख्या है सारी ये किससे विभाजित हो जाएगी, 8 से विभाजित हो जाएगी। तो ये चीज़ें आप ध्यान रखिएगा, इस प्रकार की बहुत सारी संख्याएं बन सकती हैं। समझ आ गए। 2 डेफिनेशन देखे हैं। यदि कोई भी ऐसी हो जिसके कोई भी ऐसी हो लिख दिए हैं, यदि कोई भी ऐसी संख्या हो जिसके इकाई दहाई और सैकड़ा के स्थान पर शून्य हो तो वह संख्या 8 से पूर्णतः क्या होगी, विभाज्य होगी। एग्जाम्पल में हम लोग देख चुके हैं, यहाँ लास्ट के 3 अंक किससे भी क्या है, शून्य है। यहाँ भी लास्ट के 3 अंक क्या है, शून्य है। तो ये सारी संख्या किससे विभाजित होगी, 8 से पूर्णतः विभाजित होगी। इसमें देखे थे कि यदि किसी संख्या के अंतिम 3 अंक 8 से विभाज्य हो तो वह संख्या भी किससे विभाजित होगी, 8 से पूर्णतः विभाजित होगी। एग्जाम्पल में क्या लिए हैं, 512 लिए हैं, यहाँ लिए 9, 5, 6, 1, 5, 1, 2, यानी लास्ट के आपको कितने अंक देखने हैं, 3 अंक। यदि वो 8 से विभाजित हो तो वो सभी संख्या किससे विभाजित हो जाएगी, 8 से पूर्णतः विभाजित हो जाएगी। तो आप लोग इसको एक बार स्क्रीनशॉट लीजिए, फिर इसके आगे की क्लास स्टार्ट करते हैं। चलिए, तो आशा करते हैं आप लोग अच्छे से समझ गए होंगे। देखते हैं इसके आगे की। अगर बात करें तो हम लोग 8 तक देख चुके हैं। अब देखते हैं 9 से विभाज्यता का नियम। 9 से विभाज्यता का नियम, जैसे 8 से विभाज्यता का नियम क्या था, अंतिम 3 अंक किससे विभाजित होना चाहिए, 8 से, या अंतिम 3 अंक शून्य होना चाहिए। अगर बात करें 3 से, तो 3 से हम लोग क्या देखे थे, 3 से देखे थे कि यदि सभी संख्या का योगफल 3 से विभाज्य है तो वो सभी संख्या किससे विभाजित हो जाएगी, 3 से विभाजित हो जाएगी। उसी प्रकार से इसमें भी यदि किसी संख्या के किसी संख्या के अंकों का योगफल, यदि किसी संख्या के अंकों का योगफल 9 से विभाज्य हो, 9 से विभाज्य हो, 9 से विभाज्य हो, तो वह संख्या 9 से पूर्णतः विभाज्य होगी, 9 से पूर्णतः विभाज्य होगी, 9 से पूर्णतः क्या होगी, विभाज्य होगी। एग्जाम्पल के लिए आप ले सकते हैं, यदि बात करें एग्जाम्पल की, तो आप कोई भी संख्या ले लीजिए जिसका योगफल किससे विभाजित हो, 9 से विभाजित हो। तो हम ले लेते हैं 7, 1, 2। अगर इन तीनों अंकों का योग करें तो हम लोग देखेंगे कितना होगा। यदि तीनों अंकों का योग करें तो यहाँ से आप देखेंगे 7 + 1 + 2, अगर इन सब का योग निकाले तो कितना हो जाएगा, 7, 2, 9, 1, 10, 7, 2, 9, 1, 10। क्या ये संख्या जो 10 है ये 9 से विभाजित होगी क्या, ये 9 से विभाजित होगी क्या, नहीं होगी ना। तो ये भी जो संख्या है 712, ये भी 9 से विभाजित नहीं होगा, क्योंकि आपको पहले ही लिखा गया है कि
9 से विभाजिता का नियम ये है कि संख्या का योग निकालेंगे, यदि संख्या का योग 9 से विभाजित है तो वो संख्या किससे विभाजित होगी, 9 से विभाजित होगी। चलिए तो अगला एग्जाम्पल लेते हैं। अगला एग्जाम्पल देखते हैं हम लोग। 801 801। यदि 801 की बात करें तो इसके सभी अंकों का योग करें, कितना आ रहा है, सभी अंकों का योग निकालेंगे तो आएगा 8 + 0 + 1। यहाँ से कितना होगा, ये आएगा 9। क्या 9 से विभाजित है क्या ये 9 जो है 9 से विभाजित है क्या? हाँ, ये 9 जो है ये 9 से विभाजित है। अतः मेरे पास जो संख्या है 801, ये भी किससे विभाजित होगी, 9 से विभाजित होगी। ये जो संख्या ये किससे विभाजित होगी, 9 से पूर्णतः क्या होगी, विभाजित होगी। चलिए देख लेते हैं कैसे विभाजित होगी। संख्या क्या थी, 801, भाग किसे देना है, 9 से। 9 8 है, कितना होगा, 72। शेषफल कितना बचेगा, 8, फिर 1 आएगा। 9 9 कितना होता है, 9 9 81। और आप देख रहे हैं ये संख्या पूर्णतः किससे विभाजित हो गई, 9 से पूर्णतः विभाजित हो गई 89 बार में। तो इससे बचने के लिए आप डायरेक्ट ये देख सकते हैं कि लास्ट के सभी अंकों का योग करेंगे। लास्ट के मतलब कहने का मतलब ये है कि सभी अंकों का आप योग कीजिए, जितने भी इसमें अंक दिए हैं सभी का योग कीजिए। यदि ये संख्या योग की संख्या 9 से विभाजित हो जा रही है तो जो भी ये संख्या होगी वो किससे विभाजित होगी, 9 से पूर्णतः विभक्त होगी। तो और एक एग्जाम्पल ले लेते हैं ताकि आपको अच्छे से समझ आए। बात करें तो आप कुछ भी ले सकते हैं, 702, ये भी किससे विभाजित होगी, 9 से विभाजित होगी, क्योंकि यहाँ 7 और 2 कितना हो गया, 9। तो ये भी संख्या किससे विभाजित होगी, 9 से विभाजित होगी। और भी ले सकते हैं 1 2 3, 1 2 3, ये कितना हो गया, 5 1 6, और यहाँ भी 3 ले सकते हैं। ये भी संख्या किससे विभाजित होगी, ये भी संख्या 9 से पूर्णतः विभाजित होगी। सही है, तो आप इसको एक बार स्क्रीनशॉट लीजिए, फिर आगे देखते हैं। चलिए तो आप देख चुके हैं 8 और 9 से कौन कौन सी संख्या विभाजित होगी। अगर बात करें 10 से तो 10 से लगभग सभी संख्या क्या हो जाती हैं, विभाजित हो जाती हैं। 10 से क्या होती हैं, सभी संख्या क्या होती हैं, विभाजित होती है। आंसर क्या आता है, पॉइंट में आता है। यदि अब बात करें 10 की तो 10 का विभाजिता का नियम हमको नहीं पढ़ना है। पढ़ना किसके विभाजिता का नियम है, हमको पढ़ना है 11 से विभाज्यता का नियम। किससे विभाज्यता का नियम, 11 से विभाज्यता का नियम। अगर 11 से बात करें तो इसमें याद रखिएगा, यदि यदि सम यदि सम और यदि सम और विषम यदि सम और विषम संख्याओं के योगफल का अंतर योगफल का अंतर शून्य हो या 11 से विभाज्य हो 11 से विभाज्य हो तो वह संख्या 11 से पूर्णतः विभाज्य होगी। 11 से पूर्णतः विभाज्य होगी। बस आपको समझना इसमें क्या है, बोला है कि सम और विषम संख्या के योगफल का अंतर यदि क्या हो, शून्य हो या 11 से विभाज्य होने वाली कोई संख्या हो या 11 का क्या हो, गुणज हो,
तो वो संख्या किससे विभाजित होगी? वह संख्या 11 से विभाजित होगी। एग्जाम्पल की बात करें तो चलिए एग्जाम्पल लेते हैं। इसमें आपको ये ध्यान रखना है कि हम सम और विषम का यदि योगफल का अंतर निकाले तो या तो शून्य आना चाहिए या 11 का कोई भी गुणज आना चाहिए। तो देखते हैं, अगर बात करें तो हम यहाँ लिखते हैं 2, 2, ये हो गया कौन सी संख्या? सम संख्या। सम मतलब क्या होता है? सम और विषम मतलब इकाई दहाई ऐसे करके आता है ना, तो सम और विषम ऐसे करेंगे। जैसे पहली संख्या हो गई तो कौन संख्या हो जाएगी? सम या विषम? विषम। फिर आएगा सम, तो ऐसे लिखेंगे 2, 3, 5, 9, 6। अब बात करें तो देखेंगे सम और विषम का, तो यहाँ से देखें तो ये संख्या क्या है? विषम संख्या है, एक पहली स्थान पर आ रही है। फिर एक के बाद कौन सी संख्या आएगी? 3 आएगी, तो ये भी विषम हो गया। फिर ये आएगा तो ये भी क्या हो गया? विषम हो गया। ये पहले स्थान पर आ रहा है ना, देखिए ध्यान से देखिए आप लोग। इसकी बात करें तो ये पहले स्थान पर आ रहा है। ये कौन से स्थान पर आ रहा है? पहले स्थान पर। ये आ रहा है दूसरे स्थान पर, ये क्या आ रहा है? तीसरे स्थान पर, ये चौथे स्थान पर, ये क्या? पांचवें स्थान पर। तो आप देख रहे हैं कि ये जो एक है ये कौन सी संख्या है? एक है, ये क्या है? विषम संख्या है। 2 क्या है? ये सम संख्या है। 3 क्या है? एक विषम संख्या है। 4 एक सम संख्या है। 5 क्या है? एक विषम संख्या है। तो बस इसमें यही बोला है कि सम के स्थान पर आने वाली संख्या और विषम के स्थान पर आने वाली संख्या का योगफल यदि हम निकाले और योगफल का अंतर यदि शून्य हो या 11 से विभाज्य होने वाली कोई संख्या हो, तो ये जो सारी संख्या है मेरे पास, ये भी किससे विभाजित हो जाएगी? ये भी मेरी संख्या 11 से पूर्णतः विभाजित हो जाएगी। तो चलिए देख लेते हैं, यदि बात करें इसमें तो 6 और 5 कितना हो गया? 6 और 5 कितना हो गया? 11। 11 और 2 कितना हो गया? 13। यहाँ से मेरे पास विषम वाली संख्या क्या आ गई? विषम संख्या का योगफल जो है वो कितना आ गया? विषम का योगफल जो है वो कितना आ गया? 13 आ गया। 13 में से यदि हम 9 और 3 की बात करें तो 9 3 कितना हो जाएगा? 12। अगर 13 में से 12 घटाएंगे तो क्या यहाँ पर मेरे को शून्य प्राप्त होगा? क्या शून्य प्राप्त होगा का? नहीं, यहाँ पर मेरे को क्या प्राप्त होगा? यहाँ पर मेरे को 1 प्राप्त होगा। तो क्या ये इस नियम के अनुसार सत्य है क्या? इस नियम के अनुसार ये सत्य है क्या? बिल्कुल सत्य नहीं है, क्योंकि इस नियम में आपको ये बोला गया है कि अंतिम वाले जो भी क्रिया होगी उसके बाद जो भी बचेगा वो कितना आना चाहिए? या तो शून्य आना चाहिए या 11 से विभाज्य होने वाली कोई संख्या आनी चाहिए। तो अभी ये संख्या किससे विभाजित होगी? 11 से विभाजित होगी। यानी जो हम संख्या लिखे हैं 23, 59, 6, ये 11 से विभाजित नहीं होगी। तो चलिए दूसरा एग्जाम्पल लेते हैं जो 11 से विभाजित हो। तो हम क्या लिख सकते हैं? यहाँ लिख सकते हैं 2, यहाँ लिख सकते हैं 4, यहाँ 5, 9 और 6। अब देखते हैं सम और विषम के स्थान पर कौन कौन सी संख्या आ रही है। सम और विषम के स्थान पर कौन कौन सी संख्याएं आ रही हैं। तो बात करें तो पहले लेंगे 6 से पहले स्थान पर आ रहा है, 9 दूसरे स्थान पर आ रहा है, 5 तीसरे स्थान पर आ रहा है, 4 चौथे स्थान पर आ रहा है और 2 कितने स्थान पर आ रहा है? 5वें स्थान पर आ रहा है। तो चलिए देखते हैं यहाँ विषम का योगफल क्या आ रहा है? विषम का योगफल क्या आ रहा है? तो विषम का योगफल करेंगे तो यहाँ से देखेंगे 9 6 कितना हो गया? सॉरी 6 और 5 कितना हो गया? 11, 11, 11 और 2 कितना हो गया? 11 2 13, यानी 2 + 5 + 6 कितना हो गया? ये हो गया मेरे पास 13। उसी प्रकार से यदि सम का योगफल देखें तो सम का योगफल क्या आएगा? सम का योगफल देखेंगे तो देखिए सम का योगफल क्या है? 4 और 9 कितना है? 4 और 9। यदि 4 और 9 को ऐड करेंगे तो कितना आएगा मेरे पास? 13। अब बोला है कि सम और विषम का क्या कीजिए? योगफल का अंतर निकालिए। तो चलिए सम और विषम संख्या के योगफल का अंतर निकालें हम लोग। तो अंतर करेंगे तो क्या आएगा? अंतर किसका करना है? अंतर करना हमको सम संख्या का और विषम संख्या का। जो बड़ी हो उसमें से छोटी संख्या को घटाएंगे, सम और विषम का।
तो बात करें तो सम संख्या का योगफल कितना है 13, 13 आया है। उसी प्रकार से विषम का भी योगफल कितना है 13। अगर यहाँ से निकालेंगे तो मेरे पास क्या आ जाएगा 0। अब देखें तो ये जो है मेरे पास संख्या 2, 4, 5, 9 और 6, ये संख्या इस नियम के अनुसार सत्य है। अतः मेरे पास जो ये संख्या है 24, 59, 6, ये किससे विभाजित होगी, ये 11 से पूर्णतः विभाजित होगी। तो बस आपको यही देखना है कि सम और विषम संख्याओं का योगफल का अंतर अगर 11 से विभाजित है तो वो संख्या किससे विभाजित हो जाएगी, 11 से पूर्णतः विभाजित हो। दिमाग में टेंशन नहीं लेना, बस आराम से पढ़ते चलिए, कोई जल्दबाजी नहीं है, बहुत समय है हम लोगों के पास। अगर कंटिन्यूअस बनाए रखिए क्लास तो आपके पास बहुत सारा समय है और बहुत सारा चीज़ सीखने को भी आपको मिलेगा। बस आराम से पढ़िए और शांति दिमाग से पढ़िएगा। चलिए तो एक बार इसको भी स्क्रीनशॉट लीजिए और लिखते चलिएगा, नोट्स बनाते चलिएगा, फिर आगे इसके बात करते हैं। चलिए तो हम लोग बात करें तो 2 से लेकर 11 तक जो अधिकांशतः प्रश्न आपसे पूछता है वो 2 से लेकर 11 तक के बीच ही पूछता है। तो हम लोग 2 से 11 तक पढ़ चुके हैं। अब इस पर बनने वाले प्रश्न के बारे में अध्ययन करेंगे। अगर बात करें बनने वाले प्रश्न तो यहाँ से डायरेक्ट पूछ देता है कैसे प्रश्न, एक बार देख लीजिए फिर हम हेडिंग डलवाएंगे। प्रश्न कुछ इस प्रकार का देता है कि 2 के घात 9 माइनस 4 के घात, या इसको बड़ी संख्या ले लेते हैं नहीं तो माइनस में आ जाएगा, ये लिखते हैं 4 के घात 9 माइनस 2 के घात 9, ये जो संख्या है ये किससे विभाज्य होगी, ये जो संख्या है ये किससे विभाज्य होगी। सही है, ये संख्या किससे विभाज्य होगी। तो बात करें इस संख्या की तो इस प्रकार के जितने भी प्रश्न बनेंगे उसके लिए एक हेडिंग डलवाते हैं। हेडिंग को ध्यान से देखिएगा, हेडिंग डालिएगा घातांकीय, हेडिंग दीजिएगा घातांकीय भाग पर आधारित प्रश्न। घातांकीय हेडिंग क्या हम लोग का, घातांकीय भाग पर आधारित प्रश्न। घातांकीय घातांकीय भाग पर आधारित प्रश्न। घातांकीय भाग पर आधारित प्रश्न, ये हम लोग का क्या हो गया, हेडिंग हो गया, घातांकीय भाग पर आधारित प्रश्न। अब देखिए इसमें आपको यदि पहले ए नंबर की बात करें तो इसमें यहाँ संख्या आप या तो मिल सकती है माइनस वाली संख्या, यही ना मिल सकती है, माइनस वाली संख्या मिल सकती है, या आपको प्लस मिल सकता है, यही मिल सकता है। अगर गुणा मिलेगा तो ये संख्या बराबर होनी चाहिए, तो डायरेक्ट क्या करेंगे, घात को ऐड कर देंगे। तो अभी बात करते हैं किस पे, प्लस वाले और माइनस वाली संख्या पर। और इसके साथ साथ बात करें तो यहाँ आपको जो घात है, ये जो घात है ये भी आपको या तो सम होगा यानी 2 से विभाज्य होने वाली कोई संख्या होगी, या विषम हो सकता है, यही ना हो सकता है। संख्या या तो सम हो सकती है घात वाली, या क्या हो सकती है, विषम हो सकती है। तो यदि पहले बात करें कि यदि यदि किसी संख्या यदि किसी संख्या का घात एक विषम संख्या हो, यदि किसी संख्या का घात एक कौन सी संख्या हो, विषम संख्या हो, तो विषम संख्या होगी तो क्या होगा, आइए देखते हैं विषम संख्या होगी तो क्या होगा। तो इसमें विषम संख्या में या तो आपको मिल सकता है प्लस वाले प्रश्न, या तो आपको क्या मिल सकता है, जोड़ वाले, या तो इसमें आपको जोड़ने को देगा, या क्या देगा, दूसरा आपको
घटाने को देगा। कौन सा देगा? घटाव देगा। या तो जोड़ दे सकता है या क्या दे सकता है? घटाव दे सकता है। तो ध्यान रखिएगा, यदि किसी भी संख्या का घात एक विषम संख्या हो, विषम संख्या हो, तो इसमें दो चीजें हो सकती हैं, या तो जोड़ होगा या क्या होगा? घटाव होगा। तो ध्यान दीजिएगा, यदि ये जोड़ होगा, जोड़ होगा तो क्या करेंगे? यदि जोड़ होगा तो जो भी संख्या दी गई हो, जैसे यहाँ संख्या क्या है? 4 के घात 9 और 2 के घात 9। अब यदि बात करें तो एक संख्या दी गई है, 4 दी गई है, और एक क्या दिया गया है? 2 दिया गया है। तो इन संख्या को हम लोग क्या मानेंगे? पहली वाली संख्या को a मानेंगे और दूसरी वाली संख्या को b मानेंगे। या तो आप x भी मान सकते हैं और y भी मान सकते हैं। तो इसमें जोड़ और घटाव वाले में ऐसे ही प्रश्न दे सकता है, जैसे यहाँ एक संख्या दे दिया a के घात n और माइनस b के घात n। अब कंडीशन ये है कि ये जो n है, ये जो n है, ये कैसा होना चाहिए? यहाँ लिखा गया है यदि कि संख्या का घात एक विषम संख्या हो, यानी इसमें n जो है, n क्या होगा? n एक विषम संख्या होगी। n एक क्या होगा? विषम संख्या होगी। एकदम आराम से समझते चलिए, n क्या होगा? एक विषम संख्या होगी। और a और b क्या होगा? a जो है, a जो है ये प्रथम संख्या है, a जो है ये क्या है? ये प्रथम संख्या है, प्रथम संख्या है। ये जो है प्रथम संख्या है। और b क्या होगा? ये द्वितीयक संख्या होगी। b क्या होगा यहाँ? यहाँ b जो है ये द्वितीयक संख्या होगी, द्वितीयक संख्या होगी, द्वितीयक संख्या होगी। यदि इस प्रकार के मिले तो क्या करेंगे? जोड़ में, जोड़ में दिया है ना, यहाँ प्लस करते हैं। तो इस प्रकार के जोड़ में होगा तो क्या होगा? बस ध्यान दीजिएगा, जो भी संख्या होगा a और b, प्रथम और द्वितीय संख्या, तो इसका डायरेक्ट आंसर मेरे पास क्या आएगा? इसका आएगा डायरेक्ट आंसर a प्लस बी। आंसर क्या आएगा इसका? डायरेक्ट आंसर क्या आएगा? a प्लस बी से क्या होगी? ये विभाज्य होगी, a प्लस बी से विभाज्य होगी। a प्लस बी से क्या होगी? विभाज्य होगी। a प्लस बी से क्या होगी? विभाज्य होगी। सही है। चलिए इस प्रकार के एग्जाम्पल कुछ देख लेते हैं, फिर बढ़ेंगे घटाव वाले पर। चलिए एग्जाम्पल देखते हैं, यहीं पे एग्जाम्पल ले लेते हैं। चलिए एग्जाम्पल की बात करें तो हम लोग एग्जाम्पल ले लेते हैं, a और b कोई भी संख्या हो तो a ले लेते हैं हम क्या? चलिए आसान संख्या लेते हैं ताकि ज़्यादा कैलकुलेशन ना करना पड़े। हम ले लेते हैं कोई भी संख्या, 3 ले लेते हैं। चलिए 3 लेते हैं, और जो घात होना चाहिए वो भी कैसा होना चाहिए? घात भी कैसा होना चाहिए? एक विषम संख्या होनी चाहिए। यानी एक ले सकते हैं, एक लेंगे तो कोई प्रभाव ही नहीं पड़ेगा, तो एक छोड़ देते हैं। दो नहीं ले सकते हैं, क्यों नहीं ले सकते हैं? क्योंकि दो सम संख्या है, और हम लोग बात किस पे कर रहे हैं? एक विषम संख्या पे बात कर रहे हैं जो घात होगा। तो एक तो ले ही नहीं सकते हैं, दो भी नहीं ले सकते हैं क्योंकि दो सम संख्या है। एक ले सकते हैं लेकिन यहाँ कोई प्रभाव ही नहीं पड़ेगा, आपको कैलकुलेशन ही कुछ नहीं करना पड़ेगा। तो यहाँ लेंगे कितना? 3 ले लेते हैं, यानी 3 का घात 3 माइनस लेते हैं 2 का घात 3। अब ये किससे भी प्लस है ना? हाँ, तो ये किससे विभाजित होगी? तो इसको देखने के लिए हम यहाँ देखे थे कि n एक विषम संख्या होगी और a प्रथम संख्या हो, b द्वितीय संख्या हो, तो डायरेक्ट ये किससे विभाजित हो जाएगी? a प्लस बी से। यानी ये जो संख्या है ये डायरेक्ट किससे विभाजित हो जाएगी? 3 प्लस 2। ये पहली संख्या 3 और दूसरी संख्या क्या हो गई? 2। 3 और 2 5। यानी ये जो संख्या है ये किस संख्या से विभाजित होगी? 5 से पूर्णतः क्या हो जाएगी? ये 5 से पूर्णतः विभाजित हो जाएगी। किससे विभाजित होगी? 5 से पूर्णतः विभाजित हो जाएगी। सही है। अब ये आपको नहीं समझ में आए तो चलिए कैलकुलेशन करके भी बता देते हैं कैसे विभाजित है। देख लीजिए क्या नियम ये सही है या गलत है, देखते हैं। चलिए अगर 3 का घात 3 लिखेंगे, प्रश्न क्या था? 3 के घात 3 प्लस 2 के घात 3। अगर 3 के घात 3 की बात करें यानी 3 को 3 बार गुणा करेंगे तो कितना आएगा? 27 आएगा। तो यहाँ हमको प्राप्त क्या होगा? यहाँ मिलेगा हमको 27 प्लस क्या मिलेगा? यहाँ 2 के घात 3 है, यानी 2 का 3 बार गुणा करेंगे तो क्या मिलेगा हमको? 8 मिलेगा। तो यहाँ 8 जोड़ देंगे, यानी 27 और 8 कितना हो गया? ये हो गया मेरे पास 35। कितना हो गया? ये मेरे पास हो गया क्या? 35।
क्या 35 5 से विभाजित है या नहीं? 5 से विभाजित है या नहीं? है ना। ये 5 से क्या होगी? ये संख्या जो है ना, ये 5 से पूर्णतः विभक्त है। ये 5 से पूर्णतः विभक्त यानी विभाज्य है। ये 5 से पूर्णतः क्या है? विभाज्य है। तो इस प्रकार की संख्या यदि आपको मिले तो डायरेक्ट आपको कुछ भाग देने की आवश्यकता नहीं है। डायरेक्ट आप देखिए कि जो संख्या दिया गया है ये प्लस में है या माइनस में है। उसके बाद आपको ये देखना है कि जो संख्या दिया गया है वो संख्या का घात जो है वो सम है या विषम है, यानी 2 से कट रहा है या 2 से नहीं कट रहा है। यदि 2 से कटेगा तो सम होगा। अगर वो सम होगा तो हम लोग दूसरा नियम देखेंगे, लेकिन अभी देख रहे थे किसका नियम? विषम वाले का। विषम होगा तो क्या करेंगे? विषम होगा यदि वो जोड़ होगा तो बस दो संख्या जो दी होगी उसी दोनों संख्या को हम लोग ऐड कर देंगे और पूर्णतः संख्या किससे विभाजित हो जाएगी? जो हमका योगफल प्राप्त होगा। सही है। ये एक एग्जाम्पल आपको देके समझा दिए हैं। अब अगर यदि बात करें तो देखते हैं किस पे? घटाव पर। लेकिन घटाव से देखने से पहले आप इसका एक स्क्रीनशॉट लीजिए, फिर देखेंगे घटाव वाले का। चलिए देखते हैं आप किस पर? घटाव वाले पर। याद रखिएगा घात क्या होना चाहिए? विषम होना चाहिए। अब देखते हैं घटाव वाले पर। अगर बात करें घटाव वाला तो यही हो सकता है। कोई संख्या ले लेते हैं, ए के घात n माइनस बी के घात n। अब आपको पता है, पहले ही बता चुके हैं, जो यहाँ n है, n है, n ये क्या है? n एक विषम संख्या है। n एक विषम संख्या है। n एक क्या है? विषम संख्या है। विषम संख्या है। n एक क्या है? विषम संख्या है। तो ये जो संख्या होगी, ये जो संख्या होगी वो किससे विभाजित होगी? ये पूर्णतः संख्या विभाजित होगी a माइनस बी से। किससे विभाजित होगी? a माइनस बी से। पूर्णतः 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 विभाज्य, पूर्णतः विभाज्य होगी। पूर्णतः क्या होगी? विभाज्य होगी। सही है। यदि घटाव की बात करें तो घटाव वाले में भी आपको ये देखना है कि जो घात है वो क्या होना चाहिए? विषम हो। तो उसके लिए डायरेक्ट हम क्या करेंगे? a माइनस बी कर देंगे और जो भी आएगा वो किससे विभाजित हो जाएगा? a माइनस बी वाले हल करने के बाद जो आएगा यानी a माइनस बी से विभाज्य हो जाएगा। तो एग्जाम्पल लेते हैं और उसके अनुसार समझते हैं। देखिए यदि हम बात करें तो वही एग्जाम्पल लेते हैं, 3 के घात 3 जो प्लस वाले में लिए थे माइनस 2 के घात 3। हम यहाँ 3 क्यों लिए हैं? क्योंकि ये जो 3 है ये क्या है? विषम संख्या है। यहाँ कोई भी संख्या हो सकती है। ये जो संख्या है ना, ये कोई भी संख्या हो सकती है, इससे आपको मतलब नहीं है। बेस कोई भी संख्या हो सकती है, लेकिन घात आपको बस ध्यान देना है क्या होना चाहिए? विषम संख्या होना चाहिए। तो ये जो संख्या है डायरेक्ट किससे विभाजित होगी? ये जो संख्या है 3 माइनस 1 यानी किससे विभाजित होगी? सॉरी 3 माइनस 2 है ना, 2 दिया है। 3 माइनस 2, 3 माइनस 3 माइनस 2, 3 माइनस 2, 3 माइनस 2 बराबर क्या आएगा? 1। यानी ये जो संख्या वो किससे विभाजित होगी? 1 से पूर्णतः विभाजित होगी। चलिए देख लेते हैं। देखिए यहाँ लिखेंगे तो 3 के घात 3 कितना होगा? 27 होगा। 27 माइनस 27 माइनस कितना होगा? यहाँ होगा, ये बोर्ड रुक गया क्यों? 27 1 मिनट आप लोग वेट कर लीजिए।
कहीं कुछ बैठा है क्या? चलिए 27 माइनस कितना होगा? 8। अगर 27 में से 8 घटाएंगे तो कितना आएगा? 27 में से 8 घटाएंगे तो कितना आएगा? बताइए कितना आएगा? ये आएगा 19। कितना आएगा? 19। और ये जो 19 है, क्या एक से विभाजित होगी या नहीं होगी? विभाजित होगी या नहीं होगी? जी हाँ, ये किससे विभाजित होगी? एक से विभाजित होगी। एक से विभाजित विभाजित होगी। बस आपको यही ध्यान रखना है कि आप इतना भाग देने से बचिए और डायरेक्ट याद रखिए यदि घात हो विषम संख्या और उन दोनों का अंतर निकालना हो और अंतर किससे विभाजित होगा तो उसके लिए आपको कुछ नहीं करना है। जो बेस दिया है उन बेस का क्या कर दीजिए? घटाव कर दीजिए। जो घटाने के बाद आंसर आएगा उसी संख्या से वो संख्या पूरी विभाजित हो जाएगी। आगे देखें, एग्जाम्पल दूसरा लेते हैं। अगर दूसरे की बात करें तो हम लेते हैं एग्जाम्पल में 5 के घात 9 माइनस 2 के घात 9। अब ये किससे विभाजित होगी? अब ये किससे विभाजित होगी तो डायरेक्ट आपको कुछ नहीं करना है। बस आपको कर देना है क्या? बेस क्या है यहाँ? बेस ए है जो 5 दिया है और बेस बी है जो क्या दिया है? 2, यानी 5 माइनस 2 बराबर क्या आएगा? 3। यानी ये जो संख्या है वो किससे विभाजित होगी? 3 से पूर्णतः विभाजित होगी। सही है। बस आपको ध्यान रखना है कि ये जो है घात, ये जो घात दिया है, पावर दिया है, ये किस में होना चाहिए? विषम संख्या होना चाहिए। चलिए, दो चीज़ें बता दिए हैं आपको। अगर घात विषम हो, माइनस वाला कंडीशन और प्लस वाला कंडीशन बता चुके हैं। आगे देखते हैं, यदि ये सम संख्या हो, क्या हो? यदि घात सम संख्या हो। अगला कंडीशन क्या है? यदि घात जो है सम संख्या हो, सम संख्या हो, सम संख्या हो। क्या हो? घात एक सम संख्या हो और सम संख्या होगा तो इसमें एक कंडीशन बनेगा a के घात n माइनस b के घात n का। और इसमें n जो है वो क्या होगा? n एक क्या होगी? सम संख्या होगी। n एक क्या होगी? सम संख्या होगी। n क्या होगी? सम संख्या होगी। वही कंडीशन है ए और बी जो बेस है वो क्या हो सकता है? ए प्रथम संख्या होगी। ये जो है क्या होगा? प्रथम संख्या होगा। प्रथम संख्या होगा। ये प्रथम संख्या होगा। और बी क्या होगा? बी जो है ये द्वितीयक संख्या होगा। बी जो है क्या होगा? द्वितीयक संख्या होगा। द्वितीयक संख्या होगा जो दोनों क्या है? आधार है यानी बेस है। ये और बी क्या है? आधार है यानी बेस है। अब देखिए, इस प्रकार का कंडीशन हो तो आपको कुछ नहीं करना है। इस प्रकार के कंडीशन में ये जो संख्या होगी ये विभाज्य होगी। ये विभाज्य होगी। ये है जो विभाज्य होगी, ये विभाज्य होगी a प्लस बी और a माइनस बी से। किससे विभाजित होगी? a प्लस बी और a माइनस बी के गुणनफल से। समझ आ गया? चलिए, यानी डायरेक्ट आप यही बोल सकते हैं कि a प्लस बी और a माइनस बी, ये जो सूत्र होता है ये सूत्र किसका होता है? सभी लोग जानते होंगे। ये सूत्र किसका होता है? ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का। और वही कंडीशन हो गया इसमें भी। यहाँ जो है ए और बी क्या हो गए? बेस हो गए। और जो घात है वो क्या हो गया? सम संख्या हो गया। घात क्या हो गया? यहाँ सम संख्या हो गया। तो वही तो कंडीशन सेम है। अगर ये सम संख्या होगा तो इसको दो भागों में तोड़ेंगे, ए प्लस बी में और ए माइनस बी में, और इसके गुणनखंड से ये संख्या क्या हो जाएगी? पूरी तरह से विभाजित हो जाएगी।
तो चलिए एग्जाम्पल लेते हैं। एग्जाम्पल की बात करें तो लेते हैं 3 के घात, क्या ले लें, 2 माइनस 2 के घात 2। 3 के घात 2 माइनस 2 के घात 2। अब यहाँ बताए हैं ये जो है 3 और 2 ये क्या है, बेस। घात क्या है, दोनों में 2 2 समान है, और ये दोनों क्या है, एक सम संख्या है। तो ये विभाजित किससे होगी, 3 + 2 यानी a + b और a - b यानी 3 - 2 से। चलिए देख लेते हैं। अगर यहाँ बात करें तो इसको 3 + 2 यानी कितना आएगा, 5, और ये कितना आएगा, 1, यानी 5 × 1 बराबर कितना आ गया, 5। यानी ये जो संख्या है 3 के घात 2 माइनस 2 के घात 2, ये किससे विभाजित होगी, ये विभाजित होगी किससे, 5 से विभाजित होगी। चलिए करके देख लेते हैं। 3 के घात 2 मतलब 9 माइनस 2 के घात 2 मतलब 4। 9 - 4 कितना हो गया, 5। क्या 5 5 से विभाजित होगा या नहीं, 5 5 से विभाजित होगा ना। हाँ, यानी ये जो मेरा नियम है, ये जो मेरा नियम है घात वाला, ये नियम क्या है मेरा, ये जो नियम है ये क्या है, सही है। समझ आ गया। तो बस आपको इतना ध्यान रखना है कि यदि कोई घात सम संख्या हो और उसमें क्या दिया हो, माइनस करने का दिया हो, तो बस याद रखिए बेस को क्या कर देंगे, a + b और a - b के फॉर्म में तोड़ देंगे, और जो भी इसका गुणनखंड आएगा, गुणनफल आएगा, वही गुणनफल से ये संख्या क्या होगी, पूरी तरह से विभाजित होगी। स्क्रीनशॉट ले लीजिए एक बार। चलिए, तो इतना हम लोग देख चुके। अब इस पे कुछ प्रश्न बनाते हैं। चलिए, 1 2 प्रश्न और देख लेते हैं। 1 2 प्रश्न और देख लेते हैं इस पे एग्जाम्पल के रूप में। अगर बात करें तो लेते हैं एग्जाम्पल 9 के घात 2 माइनस 7 के घात 2। ये किसका एग्जाम्पल हो गया, सम वाले का, घात सम वाले का। किसका हो गया, घात जिसका सम हो, क्योंकि यहाँ घात दिख रहा है 2, यानी ये क्या है, घात सम संख्या है। तो डायरेक्ट घात सम संख्या होगा तो आपको जो आधार है, जो आधार है इसका, उस आधार का, उस आधार का क्या करना है, एक बार जोड़ना है और एक बार घटाना है। तो क्या करेंगे, यहाँ करेंगे 9 - 7 यानी घटा दिए एक बार, फिर क्या करेंगे 9 + 7। यहाँ से देखेंगे तो 9 - 7 क्या हो गया, 2, गुणे 9 7 कितना हो गया, 16। यानी ये जो संख्या है कितना आ गई, 32। कितना आ गया, 32। अब जो ये संख्या है वो किससे पूर्णतः विभाजित हो जाएगी, 32 से पूर्णतः विभाजित हो जाएगी। चलिए देख लेते हैं। 9 का घात अगर बात करें 9 का घात 2 तो कितना आएगा, 81। उसी प्रकार से 7 का घात 2 की बात करें तो कितना आएगा, 49। अब इन दोनों का माइनस करेंगे तो कितना आएगा, 9 2 11, और 9 2 11 और 3 कितना हो जाएगा, 32 आएगा। ये रुक क्यों रहा आज, इसको मेरे से क्या दुश्मनी हो गई, तो मच्छर साले। अब ये किससे, यहाँ घटाव करेंगे तो कितना आएगा, 32। अब दिख रहा है कि जो भी संख्या थी वो किससे विभाजित हो जाएगी, 32 से पूर्णतः विभाजित हो जाएगी। चलिए और 1 2 एग्जाम्पल देख लें। अगर बात करें 2 के घात 2 - 1, ये किससे विभाजित होगा, 2 के घात 2
-1 ये किससे विभाजित होगा, ये आप कमेंट सेक्शन में बताएंगे। 2 के घात 2 -1 ये किससे विभाजित होगा। एकदम आसान सवाल दिए हैं, देखते हैं कितने लोग बना पाते हैं। जितने लोग से बन जाएगा वो सभी लोग कमेंट में आंसर देंगे। 2 के घात 2 -1 ये आपके लिए होमवर्क है, यानी आप इसे कमेंट सेक्शन में बनाकर पुट करेंगे। आगे देखते हैं। 2 के घात 5 -2 के घात 3। 2 के घात 5 -2 के घात 3 ये किससे विभाजित होगी, ये भी आप कमेंट सेक्शन में बताएंगे। 2 प्रश्न आपको दिए हैं घर से बनाने के लिए, ये दोनों प्रश्न का आंसर आप कमेंट में पुट करेंगे। आगे देखते हैं। 3 के घात 5 -2 के घात 5 ये किससे विभाजित होगी, तो ये बोल सकते हैं हम कि यहाँ जो संख्या है ये क्या है, विषम संख्या है। ये दोनों क्या है, विषम संख्या है। तो यदि विषम संख्या होगी और इनका माइनस करना होगा, घटाव करना होगा, तो डायरेक्ट कर देंगे आधार का घटाव, यानी 3 -2 यानी 1। ये जो संख्या हो किससे विभाजित होगी, 1 से पूर्णतः क्या होगी, विभाजित होगी। इसी प्रकार से अगला देखें तो 9 के पावर 11 -7 के पावर 11 किससे विभाजित होगी, ये विभाजित होगी 9 -7 बराबर 2 से। फिर अगला देखें तो 119 के घात 20 -117 के घात 20 ये किससे विभाजित होगी, ये किससे विभाजित होगी, तो ये विभाजित होगी इन दोनों के योगफल और घटाव के गुणनफल के गुणा के बराबर। इन दोनों के योगफल और घटाव के क्या होगा, गुणनफल के बराबर ये क्या होगा, संख्या विभाजित होगी। गुणनफल जो भी आएगा किसका, a+b और a-b का। चलिए एक बार स्क्रीनशॉट लीजिए।
साउंड का थोड़ा प्रॉब्लम हो गया, फिर एक बार समझा देते, देखिए। इकाई संख्या ज्ञात करना। अगर बात करें इकाई संख्या ज्ञात करने का, तो इकाई संख्या ज्ञात करने का मतलब होता है कि आप बस लास्ट वाला अंक निकालिए, अंतिम वाला अंक क्या है। तो अंतिम वाला यदि बोले 9 5 4 3 2 में, तो अंतिम वाला अंक क्या होगा इसमें? अंतिम वाला अंक इसमें क्या होगा? इसमें अंतिम वाला अंक क्या होगा? 2 होगा। तो डायरेक्ट आंसर 2 हो जाएगा। लेकिन यदि इस प्रकार से प्रश्न दे दे 9 गुणे 5 गुणे 4, तो इसमें इकाई अंक क्या होगा? इसमें इकाई अंक निकालने के लिए आपको सबको गुणा करना होगा। तो गुणा करेंगे तो क्या होगा? पंचौ का क्या हो जाएगा? 20। यानी यहाँ से डायरेक्ट इकाई अंक क्या आ गया मेरे पास? 0 आ गया। अब 0 को किसी भी संख्या से गुणा कीजिएगा तो हमेशा इकाई अंक क्या आता है? 0 आता है। वहीं आपको यहाँ समझाए थे कि यदि कोई संख्या हम 10 लेते हैं, 10 में 5 से गुणा करेंगे तो कितना आएगा? 50 आएगा। अब यहाँ से इकाई अंक क्या आ गया मेरा? 0 आ गया। लेकिन डायरेक्ट आप यहाँ भी देखिए ना कि यहाँ इकाई अंक क्या है? एक संख्या में 0 है। तो जो भी संख्या में इकाई अंक 0 हो उसको किसी भी संख्या से गुणा कीजिएगा तो हमेशा इकाई अंक क्या आएगा? शून्य ही आएगा। तो यहाँ से आप गुणा कर सकते हैं। तो 20 में 9 से गुणा करेंगे क्या आएगा? 180 आएगा। तो गुणा करने से बचने के लिए डायरेक्ट ये ध्यान रखिएगा कि किसी भी संख्या का इकाई अंक यदि 0 आ जाता है, उसको किसी भी संख्या से गुणा करेंगे तो हमेशा इकाई अंक क्या होगा? 0 होगा। यानी इस संख्या का इकाई अंक क्या हो गया? इस संख्या का इकाई अंक 0 हो गया। यही आपका क्या हो जाएगा? आंसर हो जाएगा। सही है। चलिए एक और देख लेते हैं, फिर देखेंगे अगले क्लास में। चलिए बात करते हैं 19 गुणे 20 गुणे 5 गुणे 112। इसका इकाई अंक क्या होगा? इसका इकाई अंक क्या होगा? डायरेक्ट देखिए कि इसका इकाई अंक देखने के लिए क्या इस संख्या में कहीं किसी संख्या का इकाई अंक 0 है क्या? हाँ, एक जो 20 है इसका इकाई अंक क्या है? 0 है। तो डायरेक्ट इन सभी संख्या का इकाई अंक क्या हो जाएगा? 0 ही हो जाएगा। 0 क्या होगा इसका? इकाई अंक होगा। क्योंकि पहले ही समझा चुके हैं आपको यहाँ कि किसी भी एक संख्या का इकाई अंक 0 है। अब उसको किसी भी संख्या से गुणा कीजिएगा तो इकाई अंक क्या आएगा? हमेशा 0 ही आएगा। वो प्रूफ करके आपको यहाँ दिखा चुके हैं। सही है। और यहाँ भी दिखाए थे। तो चलिए आज के लिए इतना ही, मिलते हैं अगले क्लास में। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, गुड नाइट।